गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं एक्टिनोइड्स की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी लेंथेनोइड्स की। देखिए अपन ने बात की थी कि आवर्त सारणी में वर्ग नंबर 3 में छठे आवर्त में और 7वें आवर्त में, ये था छठा आवर्त जहां पे अपन ने बात की थी लेंथेनम के बाद में 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट आते हैं जिनको अपन ने लेंथेनोइड्स बोला था। इसी प्रकार 7वें आवर्त में एक्टिनियम के बाद, एंड एक्टिनियम इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट, क्लियर, ध्यान रखेंगे, एक्टिनियम इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट। और इसके बाद में एक्टिनियम का एटॉमिक जो नंबर होता है वो 89 के बाद में 90 से लेके 103 तक 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को अपन बोलते हैं एक्टिनोइड्स, क्लियर। अभी अपन उन्हीं की बात करने वाले हैं। आपको इनकी पोजीशन मैंने बता दी। आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में वर्ग नंबर 3 आवर्त 7वां और एक्टिनियम जो कि एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर है 89। इसके बाद में 90 से लेके 103 परमाणु क्रमांक तक 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। इनको एक्टिनोइड्स बोलते हैं, ठीक है। एक इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर अपन देखें तो वो अपन ने लेंथेनाइड्स के लिए भी लिखा था N-2F 1 to 14 N-1D एंड D में 0 या 1 एंड NS2, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 7वां आवर्त है, यहाँ पे ये होता है NS2, तो ये हो जाएगा 6D। उसमें या तो 0 रहेगा या 1 रहेगा, और ये होगा 5F और F में होंगे 1 to 14। तो ये इनका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया कि इलेक्ट्रॉन कौन से वाले ऑर्बिटल्स में जाएंगे। जब आपने लेंथेनोइड्स का लिखा था तो ये था 4F, ये था 5D एंड ये था 6S, क्लियर। अब चूंकि अपन आगे वाले वर्ग की बात कर रहे हैं, वर्ग नंबर 3 है, आवर्त 7 की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए N-2F 1 to 14, N-1D में 0 से 1, NS2, क्लियर। तो ये होगा 5F में होंगे 1 to 14, 6D में होगा 0 and 1 और 7S2, ठीक है। ये तो बात हुई कि ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे उपस्थित होते हैं, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अब ये 14 एलिमेंट कौन से होते हैं, चलो अपन इनकी बात और कर लेते हैं। ये मैंने आप लोगों के सामने दिखा रखे हैं। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है एक्टिनियम जो कि एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसीलिए देखिए मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रखा है 5F0 6D1 7S2, क्लियर। उसके बाद देखिए 90 से लेकर के 103 तक के जो तत्व हैं वो हैं एफ ब्लॉक तत्व। इनको अपन बोलते हैं एक्टिनोइड्स क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद में आते हैं। अब देखिए इनके नेम देख लीजिए एक बार आप लोग। AC एक्टिनियम हो गया। अब परमाणु क्रमांक देखो मैंने सबका लगा दिया 90 91 92 93 94, ये आप देख लेंगे। अब मैं इनके नेम बता देती हूँ एक बार आप लोगों को। देखिए ये है थोरियम, ये है प्रोटेक्टिनियम, ये है यूरेनियम, ये है नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, ये है अमरेशियम, ये है क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम एंड ये है लॉरेंशियम, क्लियर, ध्यान रखेंगे। अब देखिए अपन इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। सबसे पहले मैंने थोरियम का लिखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए थोरियम में 5F0 और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, D में 7S2। अब मैं बात करती हूँ प्रोटेक्टिनियम की। देखिए प्रोटेक्टिनियम का जो मैंने इसको स्टार से 3 को, नेपच्यूनियम को एंड बर्केलियम को स्टार से शो कर रखा है, वो इसलिए क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में थोड़ा सा वेरिएशन है, आप देख सकते हो। देखो अगर मैं इसको प्रोटेक्टिनियम के मैं 2 तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकती हूँ, या तो मैं लिख सकती हूँ 5F1 6D2 7S2, या देखिए मैं लिख सकती हूँ 5F2
6D17S2। यहाँ पे D में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 1 है, यहाँ D में 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया 2। और देखिए थ्योरम के बाद में अगर प्रोडक्ट नियम आता है तो अपन को पता है F में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मान लीजिए यहाँ 1 होता तो यहाँ कितने होने चाहिए थे 2। तो मैंने आपको दोनों देखा, अगर इसके जस्ट बाद वाला लिखेंगे तो F में चला जाएगा, और वैसे अगर लिखोगे तो यहाँ पे 5F2 6D17S2। ठीक है। उसके बाद में देखिए 2 के बाद में F में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 3। क्लियर। अब नेपच्यूनियम में देखिए फिर से आप 2 तरीके से लिख सकते हो। 3 के बाद में देखिए यहाँ पे F में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4, D17S2। या अगर D वाला 1 इलेक्ट्रॉन F में चला जाए तो बोलो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 5, ये होगा 07S2। क्लियर, ध्यान रखेंगे। अब 5 के बाद में देखिए जब 5 वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखोगे तो D में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 0। अब जब आगे लिखेंगे तो 5 के बाद F में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 6, उसके बाद में देखिए कितने हो गए 7 और D में है 0। ठीक है, F में 7 है, और देखिए 7S2 सब जगह सेम चल रहा है इसलिए मैं उसको नहीं बोल रही हूँ। अब देखिए उसके बाद में अपन को, जैसे अपन ने पढ़ा था गैडोलियम में कि अर्धपूरित कक्षक का विन्यास ज्यादा होता है, इसलिए 7 के बाद में 1 इलेक्ट्रॉन, 8वां जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पे चला गया था D में। सेम एज देखिए यहाँ पे भी ये जो अपना क्यूरियम है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बोलो कहाँ पे चला गया है, यहीं 7 और D में चला गया। 5F7 और 7 के बाद वाला 1 इलेक्ट्रॉन D में। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे अर्धपूरित विन्यास हो गया जो कि स्टेबल है। उसके बाद में बर्केलियम की अगर बात करूं तो अगर ये विन्यास ऐसे लिखेंगे आप लोग तो 7 के बाद होगा 8-1, लेकिन चूंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी फैक्टर था इसलिए वो इलेक्ट्रॉन D में गया था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता तो इसलिए यहाँ पे अपन ये वाला विन्यास भी लिख सकते हैं कि F9D0। क्लियर। अब उसके बाद में क्या लिखेंगे 10-0, 11-0, 12-0, 13-0 एंड उसके बाद 14-0। और ये देखिए लास्ट लॉरेंशियम में 14 के बाद और इसमें तो 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आगे वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा D में। क्लियर। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं इनके जिनको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। अब देखिए एक बात और देखिए आप लोग, यूरेनियम, और जिसका कि एटॉमिक नंबर देखिए कितना है 92, जिसके बारे में बच्चे जानते हैं बहुत। अब देखिए ये यूरेनियम 92 के बाद, यूरेनियम के बाद जैसे नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, एंडोलियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम, यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एक्टिनाइड हैं वो अस्थायी रेडियो एक्टिव तत्व हैं। क्या बोल रही हूँ, दोबारा सुन लें। यूरेनियम 92 के बाद आने वाले जितने भी एक्टिनाइड हैं वो अस्थायी हैं और रेडियो एक्टिव हैं। क्लियर। और इसीलिए ये प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। तो नेचर में मिलने वाला सबसे अधिक परमाणु क्रमांक वाला बोलो फिर कौन हुआ, यूरेनियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि नेचर में मिलने वाले उस तत्व का परमाणु क्रमांक बताओ जो नेचर में मिलेगा, उसका सबसे अधिक परमाणु क्रमांक वाला कौन है, यूरेनियम। उसके बाद वाले सारे के सारे नेचर में नहीं मिलते हैं, ये अस्थायी होते हैं और रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। इसके बाद वाले, यूरेनियम के बाद वाले समस्त तत्वों को वैज्ञानिक नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषित करते हैं। और चूंकि ये यूरेनियम के बाद आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चूंकि ये यूरेनियम के बाद आते हैं इसलिए इन तत्वों को मैं लगा रही हूँ, इसलिए इन तत्वों को बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक तत्व। ध्यान रखेंगे आप लोग, कई बार पूछा जाता है ट्रांस यूरेनिक तत्व क्या है। तो यूरेनियम के बाद जितने भी तत्व आते हैं वो नेचर में नहीं मिलते, इनको लैबोरेटरी में संश्लेषित किया जाता है, इसलिए इनके बाद आने वाले संश्लेषित तत्वों को ट्रांस यूरेनिक, चूंकि यूरेनियम के बाद आते हैं इसलिए इनको अपन बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक। क्लियर, ध्यान रखेंगे। अब देखिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात कर लेती हूँ। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। अब देखिए इनकी अपन ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन में देखिए एक्टिनियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसका होता है +3 एंड +4।
ये +3 +4 एंड +5, ये है +3 +4 +5 एंड +6। और नेपच्यूनियम देखिए +3 +4 +5 +6 एंड +7। प्लूटोनियम भी +3 +4 +5 +6 एंड +7। अमरेशियम दिखाता है +3 +4 +5 +6। उसके बाद देखिए ये दिखाता है +3 एंड +4, ये इसकी यहाँ भी +3 +4, और अब ये दिखाने लग जाते हैं +2 +3 +2 +3 +2 +3 +2 एंड +3, सॉरी +2 एंड +3, और ये +3। अब देखिए इनकी मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई है आप लोगों के सामने, तो आप देख रहे हो प्रारंभ के तत्वों में जो एक्टिनियम है वो +3 दिखा रहा है। उसके बाद में थोरियम देखिए +4, उसके बाद में ये प्रोटेक्टिनियम देखिए कितना +5, और उसके बाद में यूरेनियम है +6 एंड नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम कितने कितने दिखाते हैं +7, ध्यान रखेंगे। एंड अमरेशियम कितने दिखा रहा है +6। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने अंडरलाइन कर रखी है वो इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आप देख रहे हैं कि एक्टिनाइड्स जो होते हैं वो +3 से लेके +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अपने तीनों कक्षक 5f 6d और 7s इनके इलेक्ट्रॉनों को बंद बनाने में प्रयुक्त करते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए नेपच्यूनियम अपन को पता है +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन ये इसकी ऑक्सीकारक अवस्था होती है, इसकी जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है वो कौन सी होती है +5। ध्यान रखेंगे नेपच्यूनियम, ये रही +5, ठीक है, सॉरी। आगे देखिए जो कुछ जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहे हैं, और इसका रीजन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो इन इलेक्ट्रॉनों को निकलने के बाद 5f14 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, जो कि मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर। आगे देखिए लैंथेनाइड की तुलना में अपन देख रहे हैं कि ये जो एक्टिनाइड हैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं अधिक हैं, या मैं बोलूं अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए पहला रीजन तो ये है कि अपने जो 5, अपन को पता है लैंथेनाइड में इलेक्ट्रॉन जाते हैं 4f कक्षक में, एक्टिनॉइड्स में जाते हैं 5f कक्षक में। तो ये 5f कक्षकों का नाभिक से विस्तार 4f कक्षकों की तुलना में अधिक होता है, और इस प्रकार ये सह संयोजक बंध बनाने में भाग लेते हैं। और दूसरा देखिए 5f 6d और 7s तथा 7p कक्षकों का ऊर्जा अंतराल इतना होता है, इतना कम होता है कि ये ऊर्जा इन्हें रासायनिक बंधन से मिल जाती है और वो सह संयोजी बंध बना लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे दो रीजन है। एक तो ये क्वेश्चन आता है कि एक्टिनॉइड लैंथेनाइड के बजाय उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्यों? उसका एक रीजन तो ये है कि 5f कक्षकों का जो फैलाव है वो 4f कक्षकों की तुलना में क्या होता है, ज्यादा, जिसकी वजह से वो खुद सह संयोजी बंध बनाने में भाग लेते हैं। और दूसरा 5f 6d एंड 7s कक्षकों के बीच में ऊर्जा अंतराल बहुत ही क्या होता है, कम। ठीक है, आगे देखिए अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो अपने एक्टिनॉइड्स होते हैं वो लिगेंड के आने से
इनके कक्षक कम विचलित होते हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए उसका रीजन क्या है कि एक्टिनाइड में जो भीतर गहराई में उपस्थित 5f कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अतः 4f कक्षकों की तुलना में इनकी भेदन क्षमता अधिक होती है और ये परिधि के भीतर तक फैले हुए रहते हैं और इस स्थिति में लिगेंड के आने से थोड़ा बहुत ही प्रभावित होते हैं, जबकि लैंथेनाइड्स में 4f कक्षकों की भेदन शक्ति कम होने के कारण ये कम फैले होते हैं और 5s व 6p कक्षकों से पर्याप्त भीतर रहते हैं, अतः ये लिगेंड के आने से विचलित नहीं होते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि लैंथेनाइड्स जो होते हैं वो लिगेंड के आने से उनके कक्षक कम विचलित होते हैं, जबकि एक्टिनाइड्स के कक्षक जो होते हैं लिगेंड के आने से अधिक विचलित होते हैं। ठीक है, आगे देखिए एक क्वेश्चन ये आता है कि +5, +6 और +7 जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो लैंथेनाइड प्रदर्शित नहीं करते, केवल एक्टिनाइड प्रदर्शित करते हैं, क्यों? तो उस क्यों का रीजन है कि अभी अपन ने देखा था कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं कभी आयनिक नहीं होती हैं और अगर आयनिक नहीं है तो अपन को पता है लैंथेनाइड्स कैसे यौगिक बना रहे थे, आयनिक, क्योंकि उनकी प्रथम 3 आयनन ऊर्जाओं के योग का मान बहुत ही क्या था, कम। इसी वजह से वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जबकि लैंथेनाइड्स जो होते हैं एक्टिनाइड्स जो होते हैं उनमें 5f कक्षकों की अधिक भेदन क्षमता के कारण इनका विस्तार अधिक होता है और ये सह संयोजकता में भाग लेते हैं और उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। रंग की अगर मैं बात करूं तो अपन को पता है लैंथेनाइड्स में कलर किसकी, जैसे अपन ने पढ़ा था लैंथेनाइड में कलर अपन देख रहे थे FF ट्रांजिशन की वजह से, तो यहाँ पे भी अपन को पता है कलर किसकी वजह से प्रदर्शित होगा, FF ट्रांजिशन की वजह से। और जहां कहीं पे भी F में F फुली फिल्ड है या F हाफ फिल्ड है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की संभावना नहीं है, वहां पे वो जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसा दिखेगा, कलरलेस। क्लियर? तो F0, F14 एंड F7 विन्यास में FF संक्रमण की गुंजाइश नहीं होगी, इसलिए ये विन्यास वाले आयन कैसे होंगे, रंगहीन। क्लियर? चलो अब मैं बात कर लेती हूँ, देखिए चुंबकीय गुण की। एक्टिनाइड्स जो होते हैं इनके चुंबकीय गुण अपेक्षा से कुछ कम होते हैं। इसका कारण ये होता है कि संकुल के बनते समय लिगेंड के साथ बंध बनाने में 4f कक्षकों की तुलना में 5f कक्षकों का योगदान अधिक होता है। अभी अपन ने देखा कि जो 5f कक्षक होते हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर अधिक होती है, उनका फैलाव ज्यादा होता है, इसलिए वो सहसंयोजी बंध बनाने में भी भाग लेते हैं। अतः इन एक्टिनॉइड्स के चुंबकीय गुण कम होते हैं। क्लियर? ये कुछ बातें थी एक्टिनॉइड्स की जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब मैं बात करती हूँ वेरी इंपॉर्टेंट सुपर हैवी एलिमेंट्स। इनको आप लोग देखिए, कई बार क्वेश्चन आता है सुपर हैवी एलिमेंट्स क्या है। देखिए अति भारी तत्व, अति भारी तत्व सुपर हैवी एलिमेंट के नाम से आता है क्वेश्चन। देखिए लॉरेंशियम अपन ने देखा भी, सबसे लास्ट जो अपना एक्टिनॉइड था 103, अभी अपन ने देखा था लॉरेंशियम 103 लास्ट जो अपना एक्टिनॉइड था, के साथ एक्टिनाइड श्रेणी कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद देखो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था एक्टिनियम 89 पे आता है। एक्टिनियम के बाद में अपन को पता है 14 F ब्लॉक एलिमेंट आते हैं 90 से लेके 103 तक, जिनको अपन बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। क्लियर? अब देखिए इसके बाद में जब अपना चौथा वर्ग आएगा तो यहाँ पे बोलो वापस से कौन, 104 से वापस कौन स्टार्ट हो जाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट 104 के बाद। तो ये डी ब्लॉक के तत्व उच्च घनत्व के होते हैं और इन्हीं कारण इन्हें अति भारी तत्व कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे कि लॉरेंशियम एक्टिनॉइड जो है लास्ट, उसके बाद में
परमाणु क्रमांक 104 से लेके 109 तक के तत्वों की हाल ही में खोज हुई है और ये डी ब्लॉक एलिमेंट हैं और उच्च घनत्व होने के कारण इनको अति भारी तत्व या अति गुरु तत्व कहा जाता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, अत्यंत अस्थायी होते हैं ये अति भारी तत्व, इसलिए इनका अध्ययन काफी कठिन होता है और इन तत्वों के आवर्त सारणी के बढ़ाने की संभावना बहुत अधिक नहीं है, आवर्त सारणी के बढ़ने की संभावना अधिक नहीं है। अतः इनका नोमेनक्लेचर IUPAC के अकॉर्डिंग देखिए किस तरीके से किया जाता है। पहला देखिए, इनका जो परमाणु क्रमांक है वो 3 अंकों में है, अतः कुल 3 अंकों से या कुल 3 अक्षरों से तत्व के प्रतीक व 3 शब्दों से इनके नाम बनाए गए हैं। वो देखिए कैसे देंगे अपन, ध्यान रखेंगे। पहले मैं लिख देती हूँ अंक और उसका मूल नाम कैसे देंगे, ये देखिए आप लोग। अंक और उसका मूल नाम, अगर 0 है तो उसको अपन बोलेंगे नील, अगर 1 है तो उसको बोलेंगे अन, अगर 2 है तो बोलेंगे बाई, अगर 3 है तो उसको क्या बोलेंगे ट्राई, अगर 4 है तो उसको बोलेंगे क्वाड, अगर 5th है तो बोलेंगे पेंट, अगर 6 है तो क्या बोलेंगे बोलो हेक्स, अगर 7 है तो उसको बोलेंगे सेप्ट, अगर 8 है तो उसको बोलेंगे ऑक्ट। क्लियर? 6 उसके बाद वाले मैं यहाँ दिखा देती हूँ, आप लोगों को दिख नहीं रहे हैं। अगर 7 है तो उसको बोलेंगे सेप्ट, अगर 8 है तो उसको बोलेंगे ऑक्ट और अगर 9 है तो उसको बोलेंगे इन। ध्यान रखेंगे ENN। तो नोमेनक्लेचर करना है अपन को इनका, तो ध्यान रखेंगे। अंक देख लेंगे, अगर 0 है तो नील, 1 है तो अन, 2 है तो बाय, 3 है तो ट्राई, 4 है तो क्वाड, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो सेप्ट, 8 है तो ऑक्ट और 9 है तो इन। अब देखिए इनका नाम कैसे लिखेंगे अपन, और इनके नाम के आगे प्लस मैं यही कर देती हूँ, आपको लगा देना है EM। ठीक है, अब देखिए मैं एक नाम लिख के बता देती हूँ आपको। 10 जैसे 5 का लिख देती हूँ। क्लियर? अब देखो 105 का नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखें अंकों में कौन आ रहा है 1 के लिए बताओ क्या लगाते हो अन। क्लियर? लिख दिया मैंने। फिर 0 के लिए बताओ क्या लगाते हो नील। क्लियर? और 5 के लिए बोलो क्या लगाते हो पेंट, और लास्ट में अपन को क्या लगाना है EM। तो ये हो गया अन नील पेंटियम। क्लियर? और अब इसका सिंबल कैसे लिखोगे, सबके स्टार्टिंग अन का ले लेंगे U, नील का ले लेंगे N, पेंटियम का ले लेंगे P, तो ये बन गया UNP। क्लियर? ऐसे ही मान लीजिए मैं आपको 103 का लिख के बता देती हूँ। देखिए कैसे लिखेंगे। 1 के लिए क्या लिखोगे अन, 0 के लिए क्या लिखोगे नील, और 3 के लिए आप बोलो क्या लिखोगे। 3 को क्या बोलते हैं अपन ट्राई। 3 के लिए देखो अपन लिखेंगे ट्राई, और लास्ट में अपन को क्या लगाना है EM, तो इसको लिख देंगे ट्रायम। क्लियर? और इसका सिंबल देखो क्या हो जाएगा UNT। क्लियर? तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रैक्टिस के लिए आप अपनी बुक से कुछ 1 से लेके 101 से लेके 109 तक के एलिमेंट्स परमाणु क्रमांक जो हैं उनके नाम लिख रखे हैं, उनके प्रतीक दे रखे हैं, उनको आप लोग देखेंगे। ठीक है, एक बात और देखिए, एक होता है मैजिक नंबर, वो देखिए क्या होता है। देखिए जिन तत्व के नाभिक में प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन की संख्या जादुई संख्या होगी, वे नाभिक स्थायी होंगे। और वो जादुई नंबर क्या है, या तो प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन की संख्या जादुई होगी, वो नाभिक स्थायी होंगे, और ये संख्या को अपन बोलते हैं मैजिक नंबर। और ये मैजिक नंबर क्या है, देखिए ये है 2, 8, 20, 50, 82, ये नंबर्स हैं। ये या तो उसके जो प्रोटॉन, नाभिक में प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन की संख्या इन मैजिक्स नंबर में से कोई एक होगी, तो वो नाभिक बोलो कैसा होगा स्थायी। इसको अपन बोलते हैं मैजिक नंबर। क्लियर? थैंक यू।